नमस्कार दोस्तों, आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के अंदर ये समर्पित साइकेट्रिक नर्सिंग के जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो चल रही है, जिसके अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में डिटेल में आपको बता रहे हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जो भी आगामी एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लाइक नॉर्सेट है, आरआरबी है और अदर जो एग्जाम है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो एग्जाम के अंदर आने के चांसेस है उसको आप वो क्वेश्चंस आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किए जा रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस है साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसके अलावा जो आगामी एग्जाम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर। जो समर्पित सीरीज है या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग की जो सीरीज है इसके अंदर जो एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही डिस्कस किए जा रहे हैं। तो अपन आज की क्लास के अंदर आगे बढ़ते हैं। समर्पित सीरीज में आप आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके साथ में अच्छे से समझाए गए हैं और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा सभी क्वेश्चंस है वो अच्छे से आपको समझाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है उसको डिटेल में रेशनल के साथ में आपके साथ में अच्छे से समझाया जा रहा है। तो आज की क्लास के अंदर अपन बढ़ते हैं। अपनी क्लास है वो साइकेट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्सेट एग्जाम के अंदर आने के चांसेस है वो आपके साथ में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है फैंटम लिम्ब इज एन एग्जांपल ऑफ। फैंटम लिम्ब है वो किस चीज का एग्जांपल है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो है डेल्यूजन, सेकंड ऑप्शन है इल्यूजन, थर्ड ऑप्शन है वो है फाइव फैंटम एंड फोर्थ ऑप्शन है वो है हेल्यूसिनेशन। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फैंटम लिम्ब इज एन एग्जांपल ऑफ, फैंटम लिम्ब है वो किसका एग्जांपल है वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहे हैं। आपने पढ़ा होगा फैंटम लिम्ब। फैंटम लिम्ब है वो देखने को तब मिलता है जब पर्सन है वो एम्पुटेशन, किसी पर्सन का है वो एम्पुटेशन हो चुका है, उसके बाद में उनको ऐसा लगता है कि मेरा लिम्ब है वो प्रेजेंट है, लिम्ब पे सेंसेशन आ रहे हैं, लिम्ब में पेन हो रहा है, ऐसा फील होना वो क्या कहलाता है, फैंटम लिम्ब कहलाता है। तो ये जो थिंग्स है वो क्या कहलाती है वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर अपन बात करें, सबसे पहला ऑप्शन है वो है डेल्यूजन। डेल्यूजन नहीं होता है, डेल्यूजन इज द फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। डेल्यूजन क्या होती है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। फास्ट फिक्स बिलीफ को डेल्यूजन बोला जाता है। तो डेल्यूजन है नहीं। डेल्यूजन के टाइप्स आपको साथ में डिस्कस किए, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी हो गया, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंसेज हो गया, ठीक है, निहिलिस्टिक डेल्यूजन हो गया, ये सभी जो टाइप्स होते हैं वो डेल्यूजन के होते हैं। तो इसके अंदर डेल्यूजन तो है नहीं, बिकॉज फैंटम लिम्ब के अंदर क्या होता है कि किसी पर्सन हैविंग एम्पुटेशन, किसी की सर्जरी हुई है या एम्पुटेशन हुआ है, उसके बाद में उस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरा जो लिम्ब है वो प्रेजेंट है, मेरा लिम्ब प्रेजेंट है और लिम्ब के अंदर पेन हो रहा है, ऐसा आफ्टर ऑपरेशन या पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, उसको फैंटम लिम्ब बोला जाता है। तो फैंटम लिम्ब है वो किसका एग्जांपल है वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया फैंटम लिम्ब है वो उसके अंदर क्या है, पेशेंट का जो लेग है वो प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। जिस पर्सन में ऑब्जेक्ट है वो एब्सेंट होता है और किसी चीज का इंटरप्रिटेशन होना या परसेप्शन होना, जिस थिंग्स जो प्रेजेंट ही नहीं है उस थिंग्स का परसेप्शन होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है हेल्यूसिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट है वो है इल्यूजन, एक होता है इल्यूजन, दूसरा होता है हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन के अंदर क्या होता है, किसी एनी ऑब्जेक्ट का फाल्स इंटरप्रिटेशन होना या फाल्स परसेप्शन होना क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। वैसे ही हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट है ही नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन होना या परसेप्शन होना क्या कहलाता है, हेल्यूसिनेशन। तो फैंटम लिम्ब इज ए टाइप्स ऑफ हेल्यूसिनेशन। किसका टाइप्स है, वो है हेल्यूसिनेशन का टाइप है। हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है वो एब्सेंट होता है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट के किसी थिंग्स का परसेप्शन होना क्या कहलाता है, हेल्यूसिनेशन कहलाता है। और इसमें फैंटम लिम्ब में, फैंटम लिम्ब में क्या होता है, पर्सन का पोस्ट ऑपरेटिवली किसी पर्सन का है वो एम्पुटेशन हो गया है, एम्पुटेशन के बाद में उस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरा लेग है वो प्रेजेंट है और लेग के अंदर पेन हो रहा है, ऐसा परसेप्शन होना क्या कहलाता है, फैंटम लिम्ब कहलाता है। तो फैंटम लिम्ब इज ए एग्जांपल ऑफ हेल्यूसिनेशन या फिर परसेप्शन प्रॉब्लम। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन है वो सही जाएगा, वो जाएगा डी, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन इज ए एग्जांपल लाइक फैंटम लिम्ब। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इल्यूजन होता है, इल्यूजन है वो, इसके अंदर ऑप्शन नहीं जाएगा, बिकॉज इल्यूजन के अंदर क्या होता है, किसी एनी ऑब्जेक्ट का फाल्स इंटरप्रिटेशन होना, वो क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है।
इसके अलावा फ्री फिनोमेना ये भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, जबकि जो फैंटम लिम्ब है वो किसका एग्जांपल है, वो हेलुसिनेशन का एग्जांपल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन है वो कभी कई सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, एग्जाम ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग साइकेट्रिक इंटरव्यू पेशेंट रिटेन ए कंसल्टेशन ऑफ आइडिया लॉन्ग आफ्टर दे हैव ceased to appropriate example, where do you live, India, how old are you, India, the term used to explain condition is। कोई भी जो एग्जाम्पल है साइकेट्रिक में प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आप समझेंगे, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो सही होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें पूछा है, ड्यूरिंग साइकेट्रिक इंटरव्यू पेशेंट रिटेन ए कंसल्टेशन ऑफ आइडिया लॉन्ग आफ्टर दे हैव सीज्ड टू द एप्रोप्रिएट। एक ऐसे आइडिया पर्सन के अंदर आ रहे हैं, अपन ने जैसे उस पर्सन को पूछा है कि वेयर डू यू लिव, पेशेंट को पूछा आप कहां रहते हो, तो उस पर्सन ने बोला मैं इंडिया में रहता हूं, आई, तो इसने बोला इंडिया। फिर आपने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, उसको पूछा आप हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज क्या है, तो उसने बोला इंडिया। ठीक है, ये वो बोलता है, उसने इंडिया बताया। द टर्म यूज्ड टू एक्सप्लेन कंडीशन, इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, क्या डिस्टर्बेंस है, या कौन सी साइकेट्री की प्रॉब्लम पर्सन को हो रही है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपने यदि साइकेट्री के अंदर टर्मिनोलॉजी पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन में पूछा है ये किसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है वो है इसके थॉट की, पेशेंट को थिंकिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, थॉट के अंदर मैंने आपको बताया थॉट में 3 टाइप के डिस्टर्बेंस होते हैं, फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल एंड कंटेंट के लेवल। कंटेंट लेवल के अंदर फोबिया है, डेल्यूजन है, ये आते हैं। फॉर्मेशन लेवल की प्रॉब्लम्स के अंदर अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर वो होते हैं। इस पर्सन में क्या प्रॉब्लम है वो पूछना चाह रहे हैं। इसके अंदर पहला है प्रिजर्वेशन, थॉट प्रिजर्वेशन। ये डिस्टर्बेंस है वो थॉट प्रिजर्वेशन कहलाता है, जिसमें क्या होता है पर्सन के माइंड के अंदर एक थिंग्स होती है वो सेट हो जाती है। जैसे पर्सन पहला जो आप क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर वो सही बताएगा, उसके बाद में हर क्वेश्चन का एग्जाम मतलब आंसर होता है, या उसके अंदर वो आंसर है वो माइंड में क्या हो जाता है, थॉट प्रिजर्व हो जाती है। उसके बाद में हर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो एक ही बताता है, उसे थॉट प्रिजर्वेशन बोला जाता है। इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं, वही पर्सन को पूछा कि आप कहां रहते हो, तो उसने बताया मैं इंडिया में रहता हूं। फिर उसको पूछा आपकी एज क्या है, तो बोलता मैं इंडिया। आपकी एज क्या है, इंडिया। फिर बोलते हैं आपके फादर का नाम क्या है, बोलता इंडिया। ठीक है, इस टाइप से यदि कुछ क्वेश्चन का आंसर दे रहा है पर्सन, तो उस पर्सन के अंदर डिस्टर्बेंस है वो थॉट का डिस्टर्बेंस है। और डिस्टर्बेंस कौन सा है, थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन जिसके अंदर पर्सन कोई भी एक आंसर होता है वो सही बताएगा, उसके बाद में अगले हर क्वेश्चंस का आंसर है वो सेम ही बताता है, वो थॉट प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो इस क्वेश्चंस के अंदर आंसर जाएगा वो अपना जाएगा थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन इसके अंदर डिस्टर्बेंस है पर्सन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन के अंदर भी क्या है, कौन सा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको अच्छे से समझनी है, बिकॉज क्या पता अगले कुछ एग्जाम के अंदर वो भी टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। तो सेकंड है वो है मैनरिज्म। मैनरिज्म में क्या होता है, मैनरिज्म के अंदर पर्सन क्या करता है कि बार बार जैसे ऐसे एक्टिविटी करना, रिपीटियस एंड एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटी की पूरी रिपीटियस, या फिर इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, बोलते हैं स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी जिसमें क्या होता है पर्सन के कंट्रोल में नहीं होता, बार बार जैसे सिर में हाथ घुमाना, बार बार गले को क्लियर करना, ये जो मूवमेंट्स होती है वो पेशेंट को पता नहीं चलती है, लेकिन वो क्या होती है कि एक एब्नॉर्मल रूप से स्टीरियोटाइप मूवमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, मैनरिज्म बोलते हैं। तो मैनरिज्म है वो किसकी प्रॉब्लम है, मैनरिज्म वो है एक्टिविटी की प्रॉब्लम है। ओके, तो मैनरिज्म इसके अंदर नहीं होगा। थर्ड वन है एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस में क्या होता है कि पर्सन के माइंड के अंदर दो आइडिया बार बार आते हैं, मतलब दो माइंड के अंदर थिंग्स होती है वो माइंड में आ जाती है, उसके बाद में पर्सन है वो कंफ्यूज हो जाता है इसमें से कौन से आइडिया को चूज किया जाए, उसे बोलते हैं एम्बीवैलेंस। जैसे पर्सन को दो थिंग्स दे दी कि पर्सन को ये काम भी करना है दूसरा काम भी करना है, तो उस पर्सन में पर्सन क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कौन सा दो माइंड आते हैं। जैसे अपन ऐसे एग्जांपल के तौर पे एम्बीवैलेंस को देखें, एम्बीवैलेंस भी एग्जाम ऑफ व्यू से टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एम्बीवैलेंस में क्या होता है कि पर्सन के एक टाइम में दो थॉट्स होती है वो माइंड के अंदर आती है,
फिर पर्सन को समझ में नहीं आता है कि कौन से क्या किया जाए, इस एक्टिविटी को किया जाए या दूसरी एक्टिविटी को किया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, एम्बिवेलेंस बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी पर्सन में, अपन जैसे साइकेट्रिक वार्ड के अंदर ड्यूटी करते हैं, पेशेंट को अपन ने बोला कि एक मुंह खोलो, आपको टैबलेट लेनी है या फिर एंटी साइकेट्रिक कुछ मेडिकेशन लेनी है, तो पर्सन अपने सामने है, एक बार तो क्या करेगा, मुंह खोल लेगा, मुंह खोलने के जस्ट बाद में वो पर्सन क्या करेगा, अपना मुंह है वो बंद कर देगा। बंद क्यों करेगा, उसके पेशेंट के अंदर एम्बिवेलेंस से प्रभावित है, एम्बिवेलेंस से ग्रसित है, क्योंकि उस पर्सन के अंदर दो थॉट्स माइंड के अंदर आती है, एक बार तो मुंह खोल लेगा, उसके बाद जस्ट बाद में उसके माइंड के अंदर ये थॉट आएगी कि मुंह खोलने से क्या पता मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा दे, यहाँ के जो पर्सन है वो नुकसान नहीं पहुंचा, इस कारण से सडन वो मुंह को बंद कर देता है। वो उस पर्सन के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, एम्बिवेलेंस की प्रॉब्लम है। एम्बिवेलेंस में क्या होता है कि पर्सन के माइंड में एक टाइम के अंदर दो थॉट्स आती है, एक बार सोचता है चलो मुंह खोल लेते हैं, टैबलेट खा लेते हैं, उसके जस्ट बाद में ऐसी थॉट आती है क्या पता मेरे को मुंह खोलने से मेरे मुंह में कुछ अदर थिंग्स है मुंह में नहीं घुसाल दे या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, ऐसा मतलब उसके अंदर थॉट्स आती है, तो उसे बोलते हैं एम्बिवेलेंस बोला जाता है। तो इसके अंदर एम्बिवेलेंस की प्रॉब्लम भी नहीं है। इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया क्या होता है, इकोलेलिया होता है, एक इकोप्रेक्सिया होता है। इकोलेलिया के अंदर पर्सन बोलता है, उसकी जो नकल करना, सेम वर्ड बोलना, वो इकोलेलिया में आता है। पर्सन चल रहा है या पर्सन की एक्टिविटी है, बॉडी की मूवमेंट है, उसकी नकल करना क्या कहलाता है, इकोप्रेक्सिया कहलाता है। तो इकोप्रेक्सिया भी इसके अंदर नहीं जाएगा, तो इसके अंदर ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ऑफ यू से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझनी है, क्वेश्चन को समझोगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नर्स मस्ट ऑब्जर्व वन ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इन पेशेंट हु इज ऑन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। पेशेंट को एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन चल रही है, पेशेंट को मोस्ट कॉमन कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। आपने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पढ़ी है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स किस टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है, ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और न्यूअर और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। टू टाइप्स की मेडिकेशन होती है, एक होती है ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग, दूसरी होती है न्यूअर एटिपिकल साइकोटिक एंटीसाइकोटिक। ट्रेडिशनल को ही टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बोला जाता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है वो पुराने टाइम में यूज होती थी, पहले के टाइम में यूज होती थी। इसके अंदर अपन एग्जांपल की बात करें तो एक सीपीजेड क्लोरप्रोमाजीन और दूसरी है हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजीन, सीपीजेड, ये दो टाइप की जो एंटीसाइकोटिक है पुराने टाइम में यूज होती थी, या फिर इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, या फिर इसको बोला जाता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है, इससे सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होते थे या फिर सबसे ज्यादा ईपीएस सिम्टम्स देखने को मिलते थे। ओके, तो ये हो गया अपना, तो इसके अंदर दोनों ये हो गई। इसके अलावा जो न्यूअर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है इसके अंदर सभी आती है, क्लोनाजेपाम है, क्लोनाजेपाम हो गया, रेस्पेरिडोन है, रेस्पेरिडोन, एमिसल्प्राइड है, ये सभी मेडिकेशन होती है, वो क्या होती है, एमिसल्प्राइड, ये सभी मेडिकेशन है, क्लोनाजेपाम हो गया, रेस्पेरिडोन है, एमिसल्प्राइड है, ये सभी मेडिकेशन न्यूअर या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बोला जाता है। तो इसके अंदर जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन से सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होते थे वो ट्रेडिशनल या फिर टिपिकल मेडिकेशन से सबसे ज्यादा होते थे एज कंपेयर टू द न्यूअर या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होते थे, और साइड इफेक्ट कौन से होते थे, वो होते थे एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम। सबसे ज्यादा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट होता है वो होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर टर्डिव डिस्काइनेशिया हो गया, ठीक है, ये सभी सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसमें आपने क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, नर्स मस्ट ऑब्जर्व वन ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इन द पेशेंट हु इज ऑन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। तो सबसे ज्यादा एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन से जो साइड इफेक्ट देखा जाता है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम, टर्डिव डिस्काइनेशिया हो गया,
ठीक है, ये सभी सिम्टम्स होते हैं वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में आते हैं। एनोरेक्सिया नहीं देखने को मिलता है, अरिथमिया जो कॉमन रूप से ये सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ मेडिकेशन से देखने को मिल सकते हैं, जबकि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं, इसके अंदर ऑप्शन है वो सही जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े उससे पहले आपको आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑफर चल रहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस आपके लिए समर्पित है, आपके लिए जो एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी डिटेल में बताया जा रहा है। तो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेगुलर बेस से जो क्लासेज चल रही है, जो इंपॉर्टेंट क्लासेज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का ऑनलाइन जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे उससे जो भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो आगामी एग्जाम के अंदर कौन कौन से एग्जाम में कब एग्जाम हो रहा है उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ में डिस्कस किए जाते हैं। तो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस पे ये ऑनलाइन बैच के अंदर आजाद बैच, जिसके अंदर आपको बहुत कम मनी के अंदर आपको ये ऑफर मिल रहा है, जिसके अंदर जो 2200 का जो बैच है वो आपको 1100 रुपीज के अंदर विशेष ऑफर के साथ में कोर्स अवेलेबल है। आजाद बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फीस है वो सिर्फ 1100 ही है, जो आपको 1 ईयर के लिए वैलिड है, 1 साल के लिए वैलिड है। 1 ईयर तक आप इस जो ऑफर है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इस ऑफर के अंदर बहुत सारी थिंग्स है वो सम्मिलित है, बहुत लाइक वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा जो डिटेल में सभी जो बैच की विशेषताओं के अंदर वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको अच्छे से जो क्वेश्चंस है वो आपको डिटेल में समझाते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आपको डिटेल में आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टेस्ट सीरीज में सम्मिलित किए गए हैं। इसके अंदर अपन बात करें ऑनलाइन बैच की क्या क्या विशेषता है बता देते हैं आपको। फ्री डेमो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा फ्री डेमो वीडियो क्लासेज भी अवेलेबल है, जो भी क्लासेज है या फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लासेज है या फिर जो डिटेल में थ्योरी क्लासेज है वो भी इसके साथ में आपके अवेलेबल है। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एनुअल बेस में, पूरे 1 ईयर के लिए आप इस जो ऑफर है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। डेली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वैलिडिटी है उसकी 12 मंथ है। टेस्ट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, जो टेस्ट है वो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जो भी अब आगे के जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट जो टेस्ट क्वेश्चंस है वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। टेस्ट पेपर विद रैशनल, सभी क्वेश्चंस है उसको रैशनल के साथ में डिटेल में समझाया गया है। इसके अलावा वीडियो रैशनल क्लासेज भी अवेलेबल है। टेस्ट क्वेश्चन एनालाइज बाय वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज, सभी क्वेश्चंस है उसका एनालाइज किया गया है, पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है रैशनल के साथ में वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा डिटेल में। तो आप इन सभी ऑफर का बेनिफिट उठाने के लिए आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के ऐप से आप ये जो एनुअल टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1100 के अंदर आपको ये सभी बेनिफिट है वो देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर यदि आप ये ज्वाइन करते हैं तो आगे के जो एग्जाम है इंपॉर्टेंट जो आगामी कंपटीशन एग्जाम है, लाइक नॉर्सेट आने वाला है, नॉर्सेट मतलब सेकंड नॉर्सेट है, नॉर्सेट 8 है, आरआरबी है, इन सभी जो कंपटीशन एग्जाम है इसके लिए बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो आप यू मस्ट ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। आप इस प्ले स्टोर से आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपको यही एडवाइस है कि आपको सक्सेस होने के लिए या फिर आगे के कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस होने के लिए आप आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का जो आजाद बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं और इस जो ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम पैसों के अंदर लाइक 1100 के अंदर आपको 1 ईयर के लिए यदि कुछ ऑफर मिल रहा है तो उसका यू हैव टू ज्वाइन दिस क्लासेस। ओके, नेक्स्ट अपन आगे अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द डाययूरिनल 24-hour रिदम ऑफ आवर बॉडी सच एज स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। अपने बॉडी के अंदर जो स्लीप वेव साइकिल है उसका या फिर सर्काडियम रिदम बोलते हैं इसको कंट्रोल कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहे हैं। तो अपन बात करें सबसे पहले थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, थायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है और ये अपना जो सर्काडियम रिदम है उसको रेगुलेट नहीं करता है, तो ये ऑप्शन इसका अंदर सही नहीं जाएगा। मेलेटोनिन होता है वो क्या करता है, अपनी सर्काडियम रिदम को कंट्रोल करता है। सर्काडियम रिदम या फिर इसको बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल, स्लीप अवेक
साइकिल, सर्काडियम रिदम या फिर स्लीप अवेक साइकिल बोला जाता है, जिसमें अपन को कब उठना है कब सोना है, ये जो बॉडी का अपना जो बॉडी का पार्ट है वो कौन सा कंट्रोल करता है, मेलेटोनिन करता है। मेलेटोनिन होता है वो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है। मेलेटोनिन इज सीक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स इज कंट्रोल टू द स्लीप वेव साइकिल, या फिर अपन बोल सकते हैं सर्काडियम रिदम। सर्काडियम रिदम है वो कौन कंट्रोल करता है, अपनी पीनियल ग्लैंड्स करती है, या फिर इससे सीक्रेट होने वाला मेलेटोनिन हार्मोन, पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला मेलेटोनिन हार्मोन होता है, वो अपनी स्लीप वेक साइकिल या 24 आवर में अपनी जो एक्टिविटीज है, अपनी माइंड का कंट्रोल है, जिससे अपन कब सोते हैं कब अपन को उठना होता है, ये सभी जो इसका कंट्रोल करता है वो मेलेटोनिन हार्मोन करता है। आपने देखा होगा कि जैसे पेशेंट हैविंग इन आईसीयू, आईसीयू में पेशेंट होता है तो उसको मेलेटोनिन जो हार्मोन की टैबलेट्स होती है वो दी जाती है, बिकॉज यदि पेशेंट को क्या होता है आईसीयू में, आईसीयू साइकोसिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आईसीयू साइकोसिस इसलिए होता है कि कोई पेशेंट को आईसीयू के अंदर रहता है तो उसको पता नहीं चलता है कि दिन है या रात है, उस कारण से क्या होती है पर्सन की जो सर्काडियम रिदम होती है या फिर अपना स्लीप अवेक साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप अवेक साइकिल डिस्टर्ब होने के कारण से पर्सन को मेलेटोनिन दी जाती है, जिसके कारण से पर्सन का जो स्लीप वेव साइकिल है वो क्या हो जाए, सही हो जाए। तो जो आईसीयू में एडमिटेड पेशेंट या हॉस्पिटल में जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं उसके लिए उनको पेशेंट को मेलेटोनिन की टैबलेट्स है वो दी जाती है, बिकॉज पेशेंट की सर्काडियम रिदम या फिर स्लीप अवेक साइकिल होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ यू से, तो पढ़ सकते हैं आपको। इसके अंदर ऑप्शन अपना सही जाएगा, वो जाएगा मेलेटोनिन, जो क्या होती है एक टाइप का पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन होता है, और ये हार्मोन होता है वो अपनी सर्काडियम रिदम बोल सकते हैं या फिर स्लीप अवेक साइकिल होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करें अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन क्या होता है, सेक्सुअल हार्मोन होता है, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं जाएगा। रिलैक्सिन हार्मोन होता है, वो क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन वो प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है, और दूसरा ये क्या करता है जो सिम्पाइसिस प्यूबिस है उसको रिलैक्स करता है, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी ये हार्मोन्स है वो वर्क करता है इसके अंदर, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर सही ऑप्शन है वो जाएगा मेलेटोनिन हार्मोन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है वो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास ड्यूरिंग दिस ईयर। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है वो कब पास हुआ, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है वो 1987 के अंदर पारित हुआ। ओके, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, वो जाएगा मेंटल हेल्थ एक्ट ड्यूरिंग 1987। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। इस जो एक्ट है इसको 2017 में मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट घोषित कर दिया गया। पहले जो एक्ट था 1987 के अंदर इसको मेंटल हेल्थ बोला जाता था, मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के अंदर इसको चेंज करके मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट बोल दिया गया, और इसको अपन बोलते हैं मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट या फिर नेशनल मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट, जिसके अंदर पर्सन मतलब कुछ सारे थिंग्स चेंज की गई है। जैसे सुसाइड है, सुसाइड में पर्सन होते हैं उसको क्या करता है, जब उनकी जो उनके ऊपर एक्शन होता है, लीगल एक्शन होता है, उसके बारे में कम एक्ट किया गया या फिर उसको समझाया गया है। और पेशेंट के जो अपने खुद के अधिकार होते हैं, कुछ जैसे साइकेट्रिक इलनेस से ग्रसित पर्सन होते हैं, उनके जब खुद के जो कानूनी अधिकार होते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। कौन सा, 2017 के अंदर ये जो एक्ट चेंज होकर के इन एक्ट का नाम है मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट कर दिया गया, या फिर नेशनल मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट बोलते हैं। पहले अपन इनको बोलते थे मेंटल हेल्थ एक्ट, या फिर इसको बोलते थे MHA, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े तो नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है वो है द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन इज। आफ्टर यानी सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव केस के अंदर कौन सी साइड इफेक्ट है, कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहे हैं। तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट को प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है डेलेरियम, ठीक है, डेलेरियम। सबसे ज्यादा पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव में डेलेरियम देखने को मिलती है। डेलेरियम इस कंडीशन इज ऑर्गेनिक साइकोसिस। तो ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर दो कंडीशन मैंने आपको समझाई है, ऑर्गेनिक साइकोसिस, ऑर्गेनिक साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर दो थिंग्स होती है, एक होता है डेमेंशिया, एक होता है डेलेरियम, डेमेंशिया एंड डेलेरियम। ओके, डेमेंशिया के अंदर क्या होता है, मेमोरी इंपेयरमेंट होता है, जबकि डेलेरियम के अंदर क्या होता है, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। क्लाउडेड कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है किसके अंदर, डेलेरियम के अंदर। और पोस्ट ऑपरेटिव केस मैंने आपको बताया किसी सर्जरी के बाद में
या फिर पोस्ट ऑपरेटिव, या फिर पेशेंट को क्या हो गया, कोई सर्जरी हुई है, मेंटल ट्रॉमा होगा, किसी इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ, उसके बाद में पेशेंट को यदि कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसको डेलेरियम बोला जाता है। डेलेरियम के अंदर पेशेंट को क्लाउडेड कॉन्शियसनेस उसका मेन सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो इसके अंदर सबसे पहला है डेल्यूजन डिसऑर्डर। नो, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव डेल्यूजन देखने को नहीं मिलता है। पेशेंट को मोस्ट कॉमन रूप से डेलीरियम देखने को मिलता है पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर। डिप्रेशन और मेनिया अलग थिंग्स है, ये है वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन रूप से देखने को नहीं मिलता है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेलीरियम की कंडीशन है वो पोस्ट ऑपरेटिव, या फिर कुछ ट्रॉमा हो गया, स्ट्रेस हो गया, उस कंडीशन के अंदर डेलीरियम जैसी कंडीशन है वो देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए 30-year-old लेडी प्रेजेंटेड टू फिजिशियन विथ कंप्लेंट्स ऑफ हेमेचूरिया। एक 30 ईयर की ओल्ड लेडी है जो कंप्लेंट हेमेचूरिया के साथ में फिजिशियन के पास में आई है, हेमेचूरिया हो रहा है, एंड इवैल्यूएशन ऑफ आरबीसी वर इन फाउंड इन यूरिन। और पर्सन ये क्या है, वो पेशेंट है, वो ये यूरिन कंटेनर के अंदर क्या लेके आई है, यूरिन लेके आई है। उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है और उसका कलर रेड कलर है। ओके, ये क्वेश्चन कहता है बट नो कॉज वाज फाउंड। कोई कॉज है वो इन्वेस्टिगेशन करवाई, यूरिन की जांच करवाई, बट उसमें कुछ मतलब पर्सन के जो फिजिकल कुछ कॉज है वो देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ एचबी कम नहीं है या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन में कुछ फाउंडिंग है वो पर्सन को देखने को नहीं मिल रही है। On the further inquiry, it was found that he is gone to many doctors। ऐसा मतलब उनके पर्सन में हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है कि पर्सन के जो रिलेटिव है वो बता रहे हैं कि ये फीमेल है, वो बार बार हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास जाना स्टार्ट कर जा रही है। फर्दर इंक्वायरी इट वाज फाउंड दैट ही इज गॉन टू मेनी डॉक्टर्स, डॉक्टर के पास जाती है, द सेम कंप्लेंट्स एंड वुड डिमांड इन पेशेंट केयर। बार बार है वो डॉक्टर्स के पास जाती है और डॉक्टर्स को बोलती है मेरे को वार्ड के अंदर भर्ती कर लो, मेरे को एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि मेरे यूरिन के अंदर खून आ रहा है, बार बार खून आने जाना हो रहा है, ऐसा उनका बता रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पेशेंट को जो इन्वेस्टिगेशन कराए उसमें कोई एचबी कम नहीं है, पेशेंट का कुछ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, सभी इन्वेस्टिगेशन करवा लिए, सभी नॉर्मल है। तो पेशेंट बार बार डॉक्टर के पास जाती है, कंप्लेन ये करती है मेरे यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, यूरिन कंटेनर में थोड़ा सा खून लेके गई है और डॉक्टर्स को बता रही है कि मेरे यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है। डिमांड इन पेशेंट केयर, पेशेंट बता रही है मेरे को आईपीडी में एडमिट कर लीजिए। सी वुड प्रीक हर फिंगर एंड मिक्स ब्लड इन यूरिन सैंपल, हर डायग्नोसिस इज। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आ गई। पर्सन क्या कर रही है, पेशेंट है वो क्या कर रही है, अपना जो यूरिन है उसके अंदर क्या कर रही है, किसी निडल से प्रीक करके यूरिन के अंदर ब्लड डाल के सैंपल कंटेनर में लेके आती है। हर डायग्नोसिस इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ऑफ व्यूज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉन कॉमन थिंग्स रूप में भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। पहला ऑप्शन है मेलिग्रिंग। मेलिग्रिंग इसके अंदर ऑप्शन नहीं जाएगा। मेलिग्रिंग में क्या होता है, पेशेंट को कि ऐसा रिएक्ट करना, मतलब डिजीज जैसा रिएक्ट करना, लेकिन एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, बच्चे जब स्कूल जाता है, स्कूल में बच्चे को यदि स्कूल नहीं जाना है तो वो क्या करेगा, मेरे एकदम से पेट दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा सकता, ऐसा रिएक्ट करना। बाद में जस्ट बस चली गई, स्कूल गई, उसके बाद में कहता है अब मेरे को कुछ पेट दर्द वगैरह नहीं है। तो ये क्या होता है, कुछ फिजिकल सिम्टम्स दिखाना। जिस पर्सन को कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं है तो उसे बोलते हैं मेलिग्रिंग, या फिर रिएक्ट करना, ऐसे सिम्टम्स दिखाना मेलिग्रिंग के अंदर आता है। तो इस पर्सन को मेलिग्रिंग तो नहीं है, बिकॉज इस पेशेंट क्या है, यूरिन कंटेनर के अंदर निडल से फिंगर से प्रिक किया है, उससे ब्लड निकाल के यूरिन में मिक्स किया है और हॉस्पिटल में लेके आई है, बता रही है कि मेरे यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है और मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर लीजिए क्योंकि मेरे यूरिन में और ब्लड आने के कारण से मैं कमजोर हो जाऊंगी या मेरे को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है। सभी इन्वेस्टिगेशन करवा दिए, पूरी जांचें करवा ली, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ फाइंडिंग है वो नहीं हुई है, कोई एचबी लॉस नहीं है, पेशेंट को कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, सभी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, कोएगुलेशन वगैरह एवरीथिंग इज फाइन। तो पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। पेशेंट खुद ही क्या कर रही है, यूरिन में फिंगर से निडल से फिंगर में प्रिक किया, उसमें से ड्रॉप डाल दी यूरिन के अंदर और उसको मिक्स करके लेके आ रही है हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। डिसोसिएटिव पर्सन क्या करता है, कुछ रिएक्ट करता है, डिसोसिएशन रिएक्शन जैसे हिस्टीरिया जैसे सिम्टम्स है वो देखने को नहीं मिल रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस या फिर इसको बोलते हैं मनी शेयरिंग डिजीज। जैसे मतलब बार बार क्या है, हॉस्पिटल में जाना, कंप्लेन करके लेके जाना, लेकिन पर्सन है वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस के अंदर पर्सन अपने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता है, हॉस्पिटल जरूर जाता है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, बार बार जाता है, मेरे को पेट में दर्द है क्योंकि मेरे को कुछ गैस्ट्राइटिस हो रहा,
पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो जाए, कैंसर हो सकता है पेट का, ऐसे सिम्टम्स देखना, लेकिन एक्चुअल में उस पर्सन को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस में, बट पर्सन है वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कि आपको माइंड में रखना है, पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रियासिस में खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता है, डिसोसिएशन डिसऑर्डर है नहीं। इस पेशेंट को है फैसिटियस इलनेस। फैक्टिटियस इलनेस के अंदर पर्सन इस टाइप के एक्शन करता है जिसमें खुद को भी हार्म पहुंचाता है, और ऐसे रिएक्ट करके कुछ ब्लड निकाल के यूरिन में मिक्स करके लाना, या फिर कुछ निडल से इंजरी करके मेरे खून आ रहा है, मेरे को इंजरी हो गई, ऐसा रिएक्ट करना, उसने खुद ने सेल्फ को नुकसान पहुंचाना, तो इसको बोलता है फैक्टिटियस इलनेस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ यूज है, तो बी ऑप्शन इसके अंदर सही जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। फैक्टिटियस इलनेस है, फैक्टिटियस इलनेस के अंदर पर्सन क्या करता है, ऐसा रिएक्ट करता है मेरे को कुछ मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन पर्सन है वो खुद अपने बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है कुछ ऐसा प्रोसीजर करके। जैसे इसने क्या किया, निडल से स्टिक किया, निडल से प्रिक करके ब्लड को यूरिन में डाला, देन लेके आई कि मेरे को एडमिट होना है, मेरे यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, ऐसा रिएक्ट या फिर खुद को ऐसे नुकसान पहुंचाने का रिएक्शन करना किसके अंदर आता है, फैक्टिटियस इलनेस के अंदर आता है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही जाएगा, वो जाएगा फैक्टिटियस इलनेस। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन ऑफ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप एक्सेप्ट। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन एक क्या है, साइकोथेरेपी है, साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी में कौन सा जो फॉलोइंग स्टेप है वो प्रेजेंट नहीं होता है, कौन सा स्टेप इसके अंदर आता नहीं है। तो सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन के आता है, वो आता है सबसे पहले होता है, वो होता है हायरार्की, ठीक है, हायरार्की फॉर्मेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक और सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। रिलैक्सेशन टेक्निक इसके अंदर आता है, बिल्कुल आता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। अपन को इसमें एक्सेप्ट कौन सा ऑप्शन नहीं है वो अपन को चूज करना है। हायरार्की कंस्ट्रक्शन, हायरार्की फॉर्मेशन इसके अंदर भी करते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक में क्या करते हैं, सबसे पहले हायरार्की फॉर्मेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक एंड सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। पहले रिलैक्स होता है पर्सन को, सबसे पहले रिलैक्सेशन टेक्निक के द्वारा पर्सन को रिलैक्स करते हैं, उसके बाद में उसका जो प्रॉब्लम्स है उसको हायरार्की के रूप में डिवाइड करते हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम है उसको पहले रखते हैं और छोटी प्रॉब्लम है उसको बाद में रखते हैं, तो उसे बोलते हैं हायरार्की फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में सिस्टेमिक रूप से उसको डिसेंसिटाइजेशन करते हैं। तो ये सभी ऑप्शन है वो इसके अंदर होते हैं, जबकि रिजॉल्विंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट वो इसके अंदर नहीं आता है। तो डी ऑप्शन इसके अंदर क्या जाएगा, सही जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन में कौन सा है वो ऑप्शन इसके अंदर नहीं होता है, वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर कौन सा जाएगा, रिजॉल्विंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो इसके अंदर ऑप्शन नहीं जाएगा। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होती है, हायरार्की फॉर्मेशन होता है और सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन इसके अंदर ऑप्शन में है। तो ये तीनों है वो रहेंगे, जबकि जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसके अंदर सही नहीं है। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस की और बड़े इंपॉर्टेंट है, कॉर्सकॉप साइकोसिस इज ड्यू टू इनटेक ऑफ। कॉर्सकॉप साइकोसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है कॉर्सकॉप साइकोसिस क्यों होता है, किसके इंडेक्स से होता है कॉर्सकॉप साइकोसिस। तो कॉर्सकॉप साइकोसिस है वो अल्कोहल के इंटेक के साथ में देखने को मिलता है। अल्कोहल का इंटेक करेगा तो थायामीन की कमी होगी, थायामीन की कमी होगी तो क्या होगा, कॉर्सकॉप साइकोसिस देखने को मिलता है। अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन करेंगे तो थायामीन की कमी होगी, ठीक है, थायामीन की डेफिशिएंसी। तो आपने देखा होगा सीएलडी के पेशेंट होते हैं या अल्कोहलिक के पेशेंट होते हैं, उनके सबसे ज्यादा कॉर्सकॉप साइकोसिस देखने को मिलता है। कैनाबिस भी नहीं होगा, ओपियम भी नहीं होगा, एम्फेटामाइन भी नहीं होगा। ओके, एम्फेटामाइन क्या है, हेलुसिनेटरी ड्रग्स है, हेलुसिनेशन के लिए एम्फेटामाइन यूज किया जाता है, ठीक है। तो एडीएचडी के अंदर भी यूज, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के डिसऑर्डर पेशेंट के अंदर एम्फेटामाइन यूज ली जाती है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, अल्कोहल राइट ऑप्शन जाएगा। कॉर्सकॉप साइकोसिस अल्कोहल के इंटॉक्सिकेंट से कॉर्सकॉप साइकोसिस हो सकता है। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से वो है कॉर्सकॉप साइकोसिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग डेफिशिएंसी। कौन सी डेफिशिएंसी से, थायामीन की डेफिशिएंसी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन बी12 नहीं, रेबोफ्लाविन नहीं, बायोटिन नहीं, थायामीन की डेफिशिएंसी से कॉर्सकॉप साइकोसिस हो सकता है। कॉर्सकॉप साइकोसिस समझ में आ गया। कॉर्सकॉप साउंड किससे होता है, तो बीपी जब लेते हैं तो बीपी कप से जो अपना स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं उसको कोराकॉफ साउंड बोला जाता है। तो कॉर्सकॉप साइकोसिस क्या होता है, कॉर्सकॉप और कोराकॉफ साउंड क्या होती है, ये भी क्या होता है, इनको अपने माइंड के अंदर रखनी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको माइंड में ध्यान रखना है। ओके,
नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, आपके नॉर्सेट के एग्जाम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करना है। आप यदि नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आज से ही आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी की है, इतने टाइम से अच्छे से तैयारी की है, तो अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पढ़ लिए है, आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, तो आपको माइंड के अंदर रखना है। अब एक बार रिपीट कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको वापस पढ़ लीजिए। जैसे रेगुलर बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो आपको पढ़ना है। आपको पूरा मटेरियल अब डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि 3-4 डेज रह गए। आप बार बार पढ़ोगे, माइंड में ये रखोगे मेरे को ये मैंने पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा है, तो फिर क्या होगा, माइंड में स्ट्रेस रहेगी तो आपके जो एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो आप अपने खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है और आपको अच्छे से फ्री माइंड होकर अच्छे से एग्जाम देना है। यदि आपको अच्छे से एग्जाम दोगे तो नंबर है वो अच्छे से आएंगे और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का जो एंटागोनिस्ट या फिर एंटीडोट कौन सा होता है, वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो फ्लोमजेनिल इज द एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है फ्लोमजेनिल। ओके, नालेक्सोन होता है, ओपियोइड एंटीडोट होता है, और N-एसिटाइलसिस्टीन है वो इसके अंदर ऑप्शन नहीं जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द फ्लोमजेनिल। तो बेंजोडाइजेपिन का जो एंटीडोट होता है वो फ्लोमजेनिल होता है, ए ऑप्शन इसके अंदर राइट है। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है रेस्पेरिडोन इज ए। रेस्पेरिडोन क्या है, मैंने आपको बताया है, आपने एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन पढ़ी है तो रेस्पेरिडोन को समझ में आ गया होगा। दो टाइप की एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन होती है। पहली मैंने बताई ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स या फिर टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बोला जाता है। ट्रेडिशनल या टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर एलोपेरिडोल हो गया, क्लोरोप्रोमाजिन हो गया। क्लोरोप्रोमाजिन है सबसे फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है जो 1952 के अंदर डिस्कवर हुई। उसके बाद में 1958 के अंदर हेलोपेरिडोल मेडिकेशन आई। ये क्या थी, पहले सबसे पहले की मेडिकेशन थी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, और इससे सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में सेक्शन अपन बात करें तो न्यूअर या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, जिसके अंदर क्लोनाजेपैम हो गया, रेस्पेरिडोन हो गया, एमिसल्प्राइड हो गया, ये सभी ड्रग्स होती है रिसेंट के अंदर यूज आती है, या फिर इसको एटिपिकल या फिर इसको न्यूअर एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन बोला जाता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेस्पेरिडोन है वो क्या है, तो रेस्पेरिडोन है वो है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है। एंटी डिप्रेसेंट नहीं होते हैं, बेंजोडाइजेपिन नहीं है, मूड स्टेबलाइजर नहीं है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। मूड स्टेबलाइजर, मेनिया में मूड स्टेबलाइजर दिया जाता है। मूड स्टेबलाइजर में कौन सी ड्रग्स होती है, लिथियम। कौन सी ड्रग्स होती है, लिथियम। ओके, लिथियम इज द मूड स्टेबलाइजर या फिर मूड को सही करने या फिर मेनिया के पेशेंट के अंदर दी जाती है। बेंजोडाइजेपिन अलग से है, जबकि इसके अंदर ऑप्शन जाएगा दैट इज द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, कौन सी, रेस्पेरिडोन। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द थेराप्यूटिक इफेक्टिव सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल इज मॉनिटर्ड। जो एक पर्सन है वो लिथियम थेरेपी चल रही है, तो लिथियम थेरेपी पे है, उस पर्सन का जो थेराप्यूटिक लिथियम लेवल है वो कितने टाइम में चेक करना होता है। ये भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। थेराप्यूटिक लेवल होता है लिथियम का वो होता है 0.5 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसका जो चेकअप है वो 12 से 24 घंटे के अंदर पेशेंट को चेकअप करना चाहिए, मैक्सिमम 24 आवर। 12 से 24 घंटे के अंदर पेशेंट का लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल चेक करना है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो 12 से 24 घंटे के अंदर लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल है वो चेक करना है पेशेंट हैविंग ऑन एंटीमैनिक मेडिकेशन या फिर लिथियम पे है उन पेशेंट में। लिथियम के अंदर लेवल किसका चेक किया जाता है, सोडियम का लेवल चेक किया जाता है। और डायूरिसिस के साथ में लिथियम है वो नहीं दी जाती है, बिकॉज पेशेंट को क्या होगा, और ज्यादा यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तो सोडियम का लेवल है वो और ज्यादा कम हो सकता है। तो डायूरेटिक और लिथियम है वो साथ में नहीं देते हैं। पेशेंट ऑन डायूरेटिक लिथियम शुड बी अवॉइड। लिथियम है वो डायूरेटिक के साथ में नहीं दिया जाता है। तो जो लिथियम थेरेपी चलती है उस पेशेंट को अंदर सोडियम देखा जाता है, जबकि जो डिजॉक्सिन थेरेपी चलती है तो उस पर्सन में पोटेशियम का लेवल देखा जाता है। लिथियम का लेवल होता है 0.5 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जबकि डिजॉक्सिन का लेवल होता है 0.5 टू 1.5 नैनोग्राम पर डीएल। नैनोग्राम पर डीएल उसकी यूनिट होती है, जबकि लिथियम का यूनिट होती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। आपको माइंड में रखना है कि लिथियम का जो थेराप्यूटिक लेवल है वो कितने टाइम बाद में चेक किया जाए, 12 से 24 घंटे के अंदर वापस चेक किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कौन सा एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है, उसके अंदर कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन के अंदर आपको पढ़ना है। सबसे पहला है स्यूडो पार्किंसोनिज्म, सेकंड वन है डिस्टोनिया, थर्ड वन है टर्डी डिस्काइनेशिया और फोर्थ वन है वो है एग्नोशिया। तो स्यूडो पार्किंसोनिज्म होता है इसके अंदर देखने को मिलता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन तो नहीं जाएगा बिकॉज इसमें एक्सेप्ट का पूछा है, कौन सा ऑप्शन है वो नहीं है। डिस्टोनिया भी देखने को मिलता है। टर्डी डिस्काइनेशिया जिसमें टंग की ऐसी एब्नॉर्मल रूप से मूवमेंट करना। स्यूडो पार्किंसोनिज्म में पिल रोलिंग मूवमेंट्स होना, आइज का ड्रॉपिंग आई होना, ये सब पार्किंसंस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर सबसे ऑप्शन जाएगा वो जाएगा एग्नोशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी या फिर जो जानी पहचानी चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आना, वो क्या कहलाता है, एग्नोशिया कहलाता है। एग्नोशिया है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के अंदर नहीं आता है। तो एग्नोशिया इसके अंदर ऑप्शन है वो सही जाएगा, एग्नोशिया इसमें राइट ऑप्शन। एग्नोशिया का मतलब ये होता है कि नॉट आइडेंटिफाई नॉर्मल या रेगुलर यूज थिंग्स। जो रेगुलर रूप से अपन थिंग्स यूज लेते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करना, वो क्या कहलाता है, एग्नोशिया कहलाता है। ये भी क्या है, एक मेमोरी इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम है, जबकि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के अंदर ये सिम्टम्स है वो देखने को नहीं मिलता है। 2 थिंग्स माइंड में रखनी है, एक होता है साइन और एक होता है सिम्टम्स। एक होता है साइन एंड एक होता है सिम्टम्स। तो साइन क्या होता है एंड सिम्टम्स क्या होता है, इसको भी डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। सिम्टम्स वो होता है जो पेशेंट बताता है, पेशेंट हैविंग कंप्लेन दैट इज इंक्लूड इन सिम्टम्स, जबकि अपन जो ऑब्जर्व करते हैं वो क्या कहलाता है, साइन कहलाता है। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या डिफरेंट है वो भी आपको माइंड में ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, पर्सन को एग्नोशिया है, नॉट आइडेंटिफाई एनी नॉर्मल थिंग्स, या फिर जो पर्सन रेगुलर रूप से जो भी थिंग्स यूज करता है उसको पहचान नहीं पाना, क्या कहलाता है, एग्नोशिया कहलाता है। स्यूडो पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, स्यूडो पार्किंसोनिज्म में ड्रॉपिंग आई हो गया या फिर पिल रोलिंग मूवमेंट हो गया, ये स्यूडो पार्किंसोनिज्म के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलता है। डिस्टोनिया के अंदर क्या होता है, मसल्स मूवमेंट है, एब्नॉर्मल मसल मूवमेंट, और टर्डी डिस्काइनेशिया के अंदर टंग की एब्नॉर्मल रूप से मूवमेंट होना, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलता है। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन के कारण से देखने को मिलते हैं। सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसको एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन चल रही है और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं। सबसे ज्यादा जो ओल्ड या फिर जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थी, ट्रेडिशनल पुराने जमाने में ज्यादा यूज होती थी, उससे सबसे ज्यादा ईपीएस सिम्टम्स देखने को मिलते थे। जैसे अपन बात करते हैं क्लोरप्रोमाजीन हो गया या फिर हेलोपेरिडोल हो गया, इन सबसे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है वो सबसे ज्यादा कॉमन रूप से देखने को मिलते थे। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है ए ड्रग्स विच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सबसे पहले अपन को माइंड में रखना चाहिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है, पर्सन कोई अपनी पोजीशन सेंस करता है तो उसके साथ में बीपी का फॉल होना और फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहलाता है। पोजीशन के साथ में बीपी का कम होना, चेंज ऑफ द बीपी विथ चेंज द पोजीशन, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है जिसके द्वारा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, आपको माइंड में मैंने पहले बताया है। तो क्लोरप्रोमाजीन से सबसे ज्यादा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। फ्लुक्सामिन है, बुरापेनॉन है, लिथियम है, इनसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को नहीं मिलता है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन से सबसे ज्यादा कॉमन रूप से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो पर्सन का ध्यान रखना है, जब क्लोरप्रोमाजीन से है पर्सन का ध्यान रखना है, पेशेंट है वो कभी भी एक सडन से गिर सकता है। तो उसका जो जब अपन पेशेंट का केयर करते हैं तो पेशेंट का ध्यान रखना है कि क्लोरप्रोमाजीन से है तो उन पेशेंट के एक जना हमेशा साथ में चलता है, क्योंकि जो टेबलेट चलती है उससे क्या होता है, पेशेंट को सडन से हाइपोटेंशन होता है, गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, अगले क्वेश्चन से पहले आजाद बैच जो आपको पहले बता चुके हैं कि इसके अंदर जो ऑफर चल रहा है उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े हैं। तो अगला क्वेश्चन है द कॉज ऑफ सुसाइड। सुसाइड का कॉज क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। सुसाइड का कॉज होता है पर्सन हैविंग डिस्टर्ब फॉर समथिंग, लाइक उसको कुछ अपने जो फैमिली में है या फिर अपने होपलेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेस, तीनों सिम्टम्स हुए, तीनों रूप से यदि थिंग्स है उनके अंदर अवेलेबल है या फिर इनके कारण से पर्सन को सुसाइड थिंकिंग है वो आ सकती है। सबसे पहला है वो है वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस मतलब ये होता है कि उसकी संसार में कोई वैल्यू नहीं है, उस संसार में रहने से कोई मतलब नहीं है, ऐसी थॉट आती है तो पर्सन को सुसाइड कर सकता है।
सेकंड होपलेसनेस, होपलेसनेस हो जाती है या उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है पर्सन को, इस थिंग के अंदर भी पर्सन को सुसाइड करने के चांसेस है। नेक्स्ट है हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस भी हो जाता है पर्सन तो भी उसको सुसाइड करने के चांसेस है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एबो जो है वो क्या रहेगा, सुसाइड के कॉज रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन सही है ऑल ऑफ द एबो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है कॉज ऑफ डेलिरियम आर, डेलिरियम का कौन सा कॉज है? डेलिरियम में हेड ट्रॉमा के कारण से डेलिरियम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एबो। ट्रॉमा के कारण से हो सकता है डेलिरियम, किसी इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस का पार्ट है डेलिरियम, ऑर्गेनिक साइकोसिस, ऑर्गेनिक साइकोसिस, डेलिरियम, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये सिम्टम्स किसमें देखने को मिलते हैं? डेलिरियम के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। डेलिरियम के अंदर हेड ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया या पोस्ट ऑपरेटिव केस के अंदर डेलिरियम है वो, डेलिरियम के सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है फ्लाइट ऑफ आइडिया रेफर टू, फ्लाइट ऑफ आइडिया है वो रेफर टू क्या होता है उसके अंदर? फ्लाइट ऑफ आइडिया किसका डिस्टर्बेंस है? थॉट का डिस्टर्बेंस है। बार बार माइंड की जो थॉट होती है वो आगे से आगे बढ़ती रहती है, उसमें फ्लाइट ऑफ आइडिया के अंदर आता है। फ्लाइट ऑफ आइडिया में क्या होता है? पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम द टॉपिक टू टॉपिक, रिपीटेशन ऑफ वर्ड हियर, न्यू वर्ड इन्वेंटेड बाय द पेशेंट, यूज ऑफ राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड नहीं होगी। इस पेशेंट ऑफ रैपिड ट्रांजिशन टॉपिक टू टॉपिक, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में पेशेंट रैपिड यदि मूवमेंट करता है तो उसे फ्लाइट ऑफ आइडिया बोला जाता है। रिपीटियस वर्ड नहीं होते हैं फ्लाइट ऑफ आइडिया के अंदर। जैसे अपन मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि पेशेंट को अपन ने पूछा कि आकाश का कलर कौन सा है, तो बोलाएगा आकाश का कलर नीला है, मैंने नीले रंग की शर्ट पहनी है, नीले रंग की शर्ट बहुत महंगी है, देश के अंदर महंगाई बढ़ गई है। तो क्या होता है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया का ट्रांजेक्शन है, टॉपिक से टॉपिक आगे बढ़ता जाता है, उसे अपन फ्लाइट ऑफ आइडिया बोला जाता है। तो पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांजेक्शन फ्रॉम द टॉपिक टू टॉपिक, एक ही टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ जो आइडिया होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लाइट करते हैं, रेफर करते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, तो उस पर्सन को क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडिया की प्रॉब्लम है। ये थिंकिंग की डिस्टर्बेंस है, थॉट का डिस्टर्बेंस है। रिपीटियस ऑफ वर्ड ये नहीं होगा, रिपीटियस नहीं, न्यू वर्ड उसको न्यूलोजिज्म बोलते हैं। ठीक है, और रिपीटियस वर्ड होते हैं उसको इकोलेलिया बोलते हैं। राइमिंग वर्ड भी इसके अंदर यूज नहीं होते हैं। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांजेक्शन फ्रॉम द टॉपिक टू टॉपिक। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए नर्स सजेस्ट टू एक्टिविटी फॉर 7 ईयर ऑफ चाइल्ड विद ऑस्टेटिक डिसऑर्डर, विच एक्टिविटी इज मोस्ट लाइकली टू एंगेज दिस चाइल्ड। एक ऑटिज्म का बच्चा है, एडीएचडी का बच्चा है, तो उस बच्चे के अंदर कौन सा सिम्टम्स है, वो कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है? प्लेइंग चेकर विद अनदर चिल्ड, एक जो ऑटिज्म का बच्चा होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स होते हैं, वो किसी अदर के साथ नहीं खेलता, एक ही जगह पे बैठा रहता है, एक ही खेल के अंदर कंटिन्यूस लगा रहता है, ऐसे सिम्टम्स है वो ऑटिज्म के बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। और तो ऑटिज्म में इसमें पहला ऑप्शन है प्लेइंग चेकर विद अनदर चाइल्ड, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ऑटिज्म का बच्चा होता है वो अदर बच्चों के साथ में नहीं खेलता, वो अपने में मस्त रहता है, एक साथ अकेला बैठा रहता है और अकेला ही खेलना पसंद करता है। दूसरा ऑप्शन है बिल्डिंग विद ब्लॉक एलोन, बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो सकता है, बिकॉज वो बिल्डिंग वगैरह का ब्लॉक बनाता है, अकेला बनाता है, किसी दूसरे के साथ में हेल्प लेके दूसरे के साथ में नहीं खेलता है। प्लेइंग किक बॉल विद स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ये भी गलत ऑप्शन जाएगा। हैविंग ए बर्थडे पार्टी विद 6 to 8 ईयर चाइल्ड, 6 to 8 अदर चाइल्ड, इनके साथ में भी ये ऑप्शन सही नहीं जाएगा। तो बच्चा होता है एडीएचडी का या फिर ऑटिज्म का बच्चा होता है, वो अकेला खेलना पसंद करता है, अकेला बैठ के खेलता है, तो ये ऑप्शन सही जाएगा बिल्डिंग विद द ब्लॉक एलोन। और अकेला बच्चा बिल्डिंग वगैरह या फिर बनाना पसंद करता है, ऑटिज्म का बच्चा या एडीएचडी का बच्चा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एक्ट बाय ब्लॉकिंग। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन होती है टीसीए, वो किसके ऊपर काम करती है? वो काम करती है रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इसका जो फंक्शन है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक करना, तो सी ऑप्शन इसके अंदर सही जाएगा। गाबा किसी में एंटी एंजियोलाइटिक मेडिसिन होती है, वो क्या करती है, गाबा पे एक्ट करती है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स। डोपामिन होती है वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स में डोपामिन रिसेप्टर पे काम करती है, जबकि कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है वो क्या करती है, सिक्रेशन वगैरह बढ़ने के सिक्रेशन बढ़ते हैं तो उसके अंदर यूज ली जाती है कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो यूज ली जाती है। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो फार्माकोकाइनेटिक्स रेफर्स टू, फार्माकोकाइनेटिक्स से वो क्या होता है? दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक, एक होता है फार्माकोडायनेमिक।
तो फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंट है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है और फार्माकोडायनेमिक है वो क्या होता है। तो फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक के अंदर ड्रग्स आया है, डायनेमिक के अंदर डी आया है, तो ड्रग्स का बॉडी पे क्या इफेक्ट्स है। सबसे पहले ड्रग्स बॉडी का क्या करती है, ड्रग्स का बॉडी पे क्या इफेक्ट है वो कहलाता है फार्माकोडायनेमिक। और फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है बॉडी का ड्रग्स के ऊपर क्या काम रहता है वो कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक। इसके अंदर पूछता है फार्माकोकाइनेटिक मतलब बॉडी का ड्रग्स में क्या करती है या बॉडी ड्रग्स का क्या करती है वो इसके अंदर आएगा। तो बॉडी करती द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये बॉडी इसका फंक्शन करती है। याद में रखना माइंड के अंदर, एक होता फार्माकोकाइनेटिक, एक होता फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक के अंदर डी आया है तो ड्रग्स, सबसे पहले ड्रग्स आएगा, ड्रग्स बॉडी में जाकर के क्या करती है, क्या एक्शन करती है वो होता है फार्माकोडायनेमिक के अंदर। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या आएगा, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर बॉडी है वो ड्रग्स का क्या करती है, शरीर में शरीर है वो ड्रग्स का क्या करती है, तो शरीर ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक। डायनेमिक के अंदर क्या होगा, एक्शन ऑफ ड्रग्स बॉडी ऑफ नॉट, जैसे पेशेंट ड्रग्स अकॉर्डिंग टू ड्रग्स है वो बॉडी में क्या ड्रग्स जाके एक्शन करती है वो किस में आता है, फार्माकोडायनेमिक के अंदर। सेलेक्टिव एक्शन ऑफ द ड्रग्स एंड रिसेप्टर, ये सभी फंक्शन होते हैं वो फार्माकोडायनेमिक के हैं, जबकि जो ये फंक्शन है प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन है वो ये किसका है, फार्माकोकाइनेटिक का है। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही है। आजाद बैच, यू मस्ट ज्वाइन आजाद बैच, और इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं 1100 में, आपका 1 ईयर के लिए जो ये ऑफर है इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आज की क्लास के अंदर इतना ही। अगली क्लास के अंदर पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकेट्रिक नर्सिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस से जुड़े रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।